तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से लाया हूं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा मानता है दोस्तों। और जीके जीएस का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों बिहार पुलिस का। और 4 दोस्तों लास्ट में मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनता है दोस्तों, वो बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्त। जितना भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन होगा दोस्तों? तो गुजरात हो जाएगा, या राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? गुजरात पहला। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तट रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर। याद रखना है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात, जिसकी तट रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर। याद रखना है। जो 41 ये गुजरात की जो तट है बंदरगाह की तट, 41 बंदरगाहों को दोस्तों ये अपनी तट से जोड़ती है। याद रखना है, कितनी बंदरगाहों को जोड़ती है दोस्तों अपनी तट से? 41 बंदरगाहों को अपनी तट से जोड़ती है गुजरात की तट रेखा। और भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। और भारत की सबसे दूसरी लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाए दोस्तों तमिलनाडु। याद रखना है, भारत की सबसे लंबी और दूसरी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, जो जिसकी तमिलनाडु के राज्य के तट रेखा वाली राज्य 1076 किलोमीटर है। याद रखना है। और राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना है। याद रखना है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भी प्रथम राज्य था। बिहार दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर आता है, जिसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी याद रखना है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। याद कराते चलेंगे दोस्तों। और जिसकी तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है, याद रखना है। और जो 41 अपनी तट से 41 बंदरगाहों को जोड़ती है। और भारत की सबसे दूसरी लंबी तटरेखा वाला राज्य तमिलनाडु है, जिसकी लंबाई 276 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से अग्रसर करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि मेवाड़ की संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद रखना, मेवाड़ की संधि कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। याद रखना है, किसके किस में? एंड जहांगीर एंड अमर सिंह के बीच में हुआ था। याद रखना है, अमर सिंह के बीच में हुआ था दोस्तों। याद रखना है। मेवाड़ की संधि किनके किस के बीच में हुआ था? तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। याद रखना। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखना, 1576 में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। याद रखना। तो मेवाड़ की संधि 1615 इसमें जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। याद करते चलना है आप लोगों का। मैं जितना बार बोलता हूँ दोस्तों आप लोग उतना बार बोलिएगा, तो अपने आप ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा है कि डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे। तो डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किया था दोस्तों 1867 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे। याद रखना है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1901 ईस्वी में, जो शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना है, इन्हीं के नाम पर दोस्तों शांति पुरस्कार दिया जाता है, जो 1901 इसमें स्थापना हुआ था। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 में, इसकी स्थापना हुआ था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने भारत के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम व्यक्ति से मदर टेरेसा दोस्तों, जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है दोस्तों, विज्ञान के भी क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबल ने ही 1867 में डायनामाइट नामक विस्फोट पदार्थ का आविष्कार किए थे। याद रखना। न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने। न्यूटन को फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। याद रखना है। कॉपरनिकस है दोस्तों, सौर मंडल की खोज की थी। याद रखना, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोस्का को खोज किया था 1665 ईस्वी में। याद रखना है। ये चारों ऑप्शन का दोस्तों क्वेश्चन बता दी हैं। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? तो 1867 में। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, जिसे फिजिक्स का पिता कहा जाता है। कॉपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोस्का को खोज किया था 1665 में। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही 1901 ईस्वी में से दिए जाने लगा। याद रखना, जो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता, लेकिन सिर्फ गणित विषय के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये भी याद में रखना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों। क वर्ग कहने का मतलब दोस्तों पांचों क, ख, ग, घ, अंगा दोस्तों। क, ख, ग, घ, अंगा, ये पांचों का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होता है, याद रखना है। क वर्ग कहने का मतलब ही हो गया पांचों अक्षर। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, याद रखना है दोस्तों। और उसके बाद विसर्ग दोस्तों जो है, विसर्ग जो आ है दोस्तों, विसर्ग जो है आ, इसका भी उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होता है। आ, इसका भी उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है, ये भी याद रखना है दोस्त। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए बिहार दरोगा के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश की तरंगे होती है, तो प्रकाश की तरंगे क्या होती है दोस्तों? तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, याद रखना है। प्रकाश की तरंगे क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोस्तों। और ध्वनि की जो तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है दोस्तों। याद करने का ट्रिक बता दे दोस्तों। प्रकाश ऐसे लिखा था दोस्तों, प्रकाश तो ऐसे लिखा था। और ध्वनि किस प्रकार लिखा था दोस्तों? ध्वनि इस प्रकार लिखा था। तो ध्वनि जब इस प्रकार लिखा था दोस्त, देखिए यहाँ पर ध्वनि, ध्वनि का जब बोलेगा तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य दोस्तों, जिसमें धा लगा रहा है उसमें ध्वनि की तरंगे बोलेगा। अनुप्रस्थ तरंगे बोलेगा दोस्तों प्रकाश, प्रकाश में दोस्तों पास यहाँ देखिए प्रा लगा हुआ है, तो प्रकाश से शुरुआत यहाँ अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि बोलेगा दोस्तों, यहाँ पर धाव हो जाएगा ध्वनि का तरंगे। याद रखना है ध्वनि के तरंग क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोस्तों, याद रखना है। प्रकाश की चल सबसे अधिक किसमें होती है दोस्तों? तो प्रकाश की चल सबसे अधिक निर्वात में होता है, यह भी याद रखना है। प्रकाश की चल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ध्वनि का वेग सबसे अधिक बोलेगा दोस्तों तो इस्पात में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में। कल एग्जाम जो हुआ था दोस्तों 17 दिसंबर का, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तो इस्पात में होता है दोस्तों। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता था कि प्रकाश की चल सबसे अधिक होता है तो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता, और ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि घर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो घर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निकेतन होता है, याद रखना है। कहीं पे देखिएगा दोस्तों शांति निकेतन, पाल निकेतन बहुत बार लिखा होता है दोस्तों घर पर कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है, याद रखना है दोस्तों। पाए, पाए का पर्यायवाची शब्द दोस्तों दूध होता है, याद रखना है। पाए का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दूध होता है, ये भी याद रखना है। भास्कर दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भास्कर होता है, याद रखना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर होता है दोस्तों। ललित, सुंदर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों ललित होता है, याद रखना है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ललित होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं, तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन हो जाएगा, दूसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा 6ठा का। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्त, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना, याद रखना है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। मुहावरा से क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस की एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद समाज से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। उपसर्ग से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हिंदी से लगभग 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या इससे ज़्यादा भी 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, याद रखना है दोस्तों। बहाना करना का अर्थ है दोस्तों नाच न जाने अगना टेढ़ का अर्थ है। नाच न जाने अगना टेढ़ का मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों बहाना करना, याद रखना है। तीतर बेतर होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ है तीतर बेतर होना। 3 13 होना मुहावरे का तीतर बेतर होना। नाच जाने अगना टेढ़ का मुहावरे का तो बहाना करना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, याद रखना है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना दोस्तों। मैं जितना बार बोलता हूँ दोस्तों आप लोग उतना बार बोलिएगा। तो आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग का एग्जाम वीडियो को देखते ही क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारत और पाक का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और पाक का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों भारत और पाक का युद्ध हुआ था जो 1526 में दोस्तों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था दोस्तों। 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, याद रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। तृतीय हुआ था 1761 में। प्रथम हुआ था 1526 में। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। पानीपत का यह युद्ध हो गया। तो भारत और पाक का युद्ध कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। अब अंत कब हुआ था दोस्तों? शायद लगता है 1972 में भारत और पाक का युद्ध अंत हो गया था। तो ये भारत और पाक का युद्ध 1965 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं।
क्रीमिया का युद्ध हुआ था दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, याद रखना। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में दोस्तों। फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस की राजधानी जो है दोस्तों, याद रखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से, याद रखना है। अभी 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था, याद रखना। 1917 में दोस्तों रूस की क्रांति हुआ था, याद रखना है। रूस की क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति दोस्तों 1917 में हुआ था, याद रखना है। तो 1854 में क्या हुआ था दोस्तों? 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में दोस्तों। फ्रांस की क्रांति 1789 में। 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां नंबर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे हिरोशिमा बोल रहा है दोस्तों, नागासाकी नहीं, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर दोस्तों, हिरोशिमा पर गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त 1945 को दोस्तों नागासाकी पर गिराया गया था, याद रखना। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों विधानसभा का दूसरा नंबर, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था दोस्तों। ये पंजाब के अमृत शहर में पड़ता है, जलियांवाला जहाँ हत्याकांड हुआ था, पंजाब के अमृत शहर में हुआ था, याद रखना है। 18 जून दोस्तों 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था, याद रखना। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 को हुआ था। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1939 से 1945 इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, याद रखिए, जापान पर। इसीलिए जापान को दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, याद रखना। इसी पर दोस्तों आगे ने अपनी बहुत बड़ा कहानी लिख चुके हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इटली का एकीकरण दोस्तों मेजनी ने किया था। मेजनी को दोस्तों इटली के एकीकरण में मेजनी को पैगंबर या मसीहा माना जाता है। पैगंबर का मतलब होता है दोस्तों भगवान, जिसे मसीहा बोला जाता है, भगवान को ही। तो जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो मेजनी, जिससे मेजनी को जर्मनी के एकीकरण दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर। इटली के एकीकरण दोस्तों मेजनी ने किया था, गैरीबाल्टी भी दोस्तों, केंट कॉबर भी दोस्तों, तीनों ने मिलकर दोस्तों इटली को एकीकरण किए थे 1971 ईस्वी। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखना। मेजनी, काउंट कब और गैरीबाल्टी तीनों मिलकर इटली का एकीकरण किए थे। जर्मनी का एकीकरण दोस्तों बिस्मार्क ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा, तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा और पंचमहल कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा पंचमहल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है, याद रखना है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था दोस्तों, याद रखना है, अकबर ने। याद रखना बुलंद दरवाजा और पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा और पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करा था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का दोस्तों निर्माण 1572 ईस्वी में अकबर ने कराया था दोस्तों। पंचमहल का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था, याद रखना। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 ईस्वी में अकबर ने कराया था, फतेहपुर जो सीकरी में स्थित है, याद रखना। उड़ीसा में दोस्तों ब्लैक पगोड़ा मंदिर जो स्थित है, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में, जिसे ब्लैक पगोड़ा नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाए थे। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या है? तो खजुराहो का मंदिर स्थित दोस्तों, याद रखना, जो चंदेल के राजाओं द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाए थे। पूरी दोस्तों जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो पुरी में, याद रखना है। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? तो पुरी में है। तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों बुलंद दरवाजा और पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 ईस्वी में अकबर ने कराया था दोस्तों। दोनों के निर्माण पंचमहल और बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित जो अकबर ने कराया था। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिएगा कि तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? तो तुलसीदास किस भाषा के कवि थे दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों तुलसीदास हिंदी भाषा के प्रमुख कवि थे, याद रखना है। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे दोस्तों? तो हिंदी भाषा के कवि थे दोस्तों।
रामचरितमानस के लेखक कौन है दोस्तों? तो तुलसीदास ही है, याद रखना है। संस्कृत भाषा के लेखक दोस्तों कालिदास हैं, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों, जिसे संस्कृत के शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को याद रखना है। कालिदास दोस्तों संस्कृत के शेक्सपियर माने जाते हैं, याद रखना है दोस्तों। संस्कृत भाषा के कवि कौन थे? तो कालिदास। हिंदी भाषा के तुलसीदास, याद रखना है दोस्तों। मैथिली भाषा के कवि दोस्तों विद्यापति थे, याद रखना है। मैथिली भाषा के कौन कवि थे? तो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान थे दोस्तों विद्यापति। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिएगा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है दोस्तों, याद रखना। 3 लाख एक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल, याद रखना है किलोमीटर। वायु में दोस्तों 2,99,000 प्रकाश की चाल होती है, याद रखना है। इस्पात में दोस्तों वो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, याद रखना है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा यहाँ पे है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का दोस्तों जापान को कहा जाता है, याद रखना है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है दोस्तों। तो बांग्लादेश को दोस्तों बाढ़ों का देश कहा जाता है, याद रखना है। तो बांग्लादेश को बाढ़ का देश और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो भूकंपों का देश भी अमेरिका और जापान को कहा जाता है, भूकंप का देश भी जापान को कहा जाता है, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 दोस्तों 0.03% याद रखना। ऑक्सीजन 21% है दोस्तों, नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78, ऑक्सीजन 21 और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक यहाँ पर पूछा है दोस्तों। मात्रक जो होता है हमारे देश में ही खाली सिर्फ लागू होता है, जो हमारे देश के डॉक्टरों को ही जानकारी होता है दोस्तों। और जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, एसआई मात्रक पूरा इंटरनेशनल में जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये पद्धति होता है एसआई मात्रक दोस्तों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों m⁻⁻1 होता है, याद रखना। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक m⁻⁻1, लेकिन मात्रक पूछेगा दोस्तों तो डायोप्टर होता है। मात्रक सिर्फ हमारे देश में ही लागू होता है दोस्तों, और जो एसआई मात्रक होता है पूरा इंटरनेशनल में लागू होता है दोस्तों। एसआई का पूरा नाम होता है दोस्तों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नाम होता है, याद रखना। एसआई का फुल फॉर्म पूरा क्या है? तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और याद रखना। तो जूल किसका मात्रक है दोस्तों? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखना है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिए। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है दोस्तों? तो हरित लघु दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है दोस्तों। लेकिन अंग की बात की जाए तो पतिया होती है दोस्तों। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवा का अंग होता है दोस्तों पतिया। सभी हरे पौधे दोस्तों स्वपोषी होते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो सभी हरे पेड़ पौधे में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, याद रखना। और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ये भी याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किए थे। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किए थे? तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किए थे, याद रखना है दोस्तों। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम दिया था दोस्तों, याद रखना है। और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दोस्तों। कॉपरनिकस सौर मंडल का खोज अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम न्यूटन ने दिए थे। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीआई क्वेश्चन है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन देखूंगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन के पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। बिहार का शोक नदी कौन सी नदी है दोस्तों? स्वतंत्र भारत की प्रथम नारी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय गंगा नदी को कहा जाता है, याद रखें। तो पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की बृहद गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाती है, याद रखना। पारिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन 400 देखते हैं आप। तो मैथ का क्वेश्चन मैं बोला था कि 4 ठो कराऊंगा, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन मैथ का है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8
24 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन लोगे दोस्त, तो सबसे पहले जितने भी अंक दिया रहेगा उसको सबसे पहले एलसीएम लीजिएगा। 8, 24, 30 को एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, तो ये 2 से लगाइएगा तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, फिर 2 से लगाया तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर लगाए दोस्तों 2 से, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 2 3 6, 15 हो जाएगा। उसके बाद 3 15 का जब एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, 3 15 को जब 3 से लगाइएगा यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 5 15। उसके बाद 5 से लगाइए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो यहाँ पे कितने एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम जो आने वाला है यहाँ पे, तो 5 ये हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। एलसीएम जो निकाल कर आया कितना, एलसीएम आया 120। जो एलसीएम आया दोस्तों वही इसका आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका आंसर होता है 120। 8, 24 और 30 को जब भाग दीजिएगा 120 में दोस्तों, तो 8 से भाग दीजिएगा 120 में तो ये 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 24 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में दोस्तों, ये 30 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में। ये 8, 24, 30 पूर्णतः किससे विभाजित होंगे, 120 से दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा 8, 24, 30 पूर्णतः 120 को काट देंगे दोस्तों, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन लोगेगा तो एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जितना आएगा उसी का ऑप्शन दोस्तों, जितने एलसीएम होगा वही उसका आंसर हो जाता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी होना चाहिए दोस्तों, माध्यिका दोस्तों, बहुलक, ये तीनों का जानकारी होना चाहिए दोस्तों। माध्यिका बहुलक, माध्यिका बहुलक तीनों का जानकारी होगा दोस्तों, तो 1 नंबर आप लोगों का ये दे देगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप लोग इस वीडियो को शुरू तक देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो दोस्तों माध्य सबसे पहले निकालने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। माध्य बराबर जो फार्मूला होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सभी संख्याओं के योग दोस्तों, जो कुल पूरा संख्या कितना है, तो 2, 4, 6, 8, 10 को जोड़िएगा तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। उसके बाद कितनी संख्या दोस्तों, तो 3 3 2 5, 5 संख्या है दोस्तों, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 6। कितने संख्या थे जोड़े तो कितने आया था 30, और कितना था संख्या कितने दोस्तों 5 संख्या, तो 6 5 हो जाएगा 30, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। सबसे पहले निकालने के लिए माध्य निकालने का फार्मूला जो होता है दोस्तों, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या दोस्तों, कुल संख्याओं का योग पूरा ऊपरी लिखते हैं और जितनी संख्या रहते हैं उससे भागा देते हैं। तो कितने संख्या थे 5 संख्या थे, 5 से भागा दिए तो 6 बार में डिवाइड होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 6, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 2 4 6 8 का माध्य। अगर यही बहुल माध्यिका पूछता दोस्तों, तो माध्यिका दोस्तों जब माध्यिका पूछता तो चरमान को जो अंक दिया रहता है उससे जो अंक दिया था दोस्तों, उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। घटते या बढ़ते क्रम में लिख सजाने के बाद उसके बाद जो अंक बीच में रहता है दोस्तों उसका वो माध्यिका हो जाता है। बीच में कौन था दोस्तों 6 था, उसका ये माध्यिका हो जाता है, याद रखना है। और बहुलक दोस्तों जो सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक होता है वो उसको माध्यिका चुनाता है दोस्तों। इसमें जो जो अंक बार बार आता है वो इसका बहुलक कहला जाता है। तो माध्य निकालने का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, याद रखना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 8 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान होगा। तो 8 6 7 8 में स्थानीय मान पूछ रहा है दोस्तों, 6 का स्थानीय मान। तो जिसका पूछता है दोस्तों उसको सबसे पहले, जिसका 6 का पूछ रहा है तो उसके पहले 6 के साथ ऐसा लाइन खींचिए। उसके बाद 6 को पूछ रहा है दोस्तों, 6 को बाहर निकालिए। यहाँ पे 6 के दाहिने तरफ कितने अंक बचे हैं, दाहिने तरफ दोस्तों 2 अंक बचे हैं। दाहिने तरफ कितने अंक बचे, 2 अंक, तो 2 को यहाँ पे 0 बैठा देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो गया 600। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 600। 8 6 7 8 में 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कि 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दो दो यहाँ पे 2 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है और यहाँ पे योगफल पूछ रहा है, यहाँ पे योगफल। तो 2 के साथ यहाँ इस प्रकार लाइन खींचिए, उसके बाद 2 को लिखिए। 2 के दाहिने तरफ कितने अंक है, तो 1 अंक है। उसके बाद प्लस में पूछा दोस्तों, योगफल पूछा तो उसके बाद प्लस लगा दीजिए।
उसके बाद इस 2 को यहाँ पे लिखिए, इस 2 के तरफ यहाँ पे इस प्रकार प्लस का इस प्रकार लाइन खींचे, उसके बाद 2 को यहाँ पे लिखिए। 2 के बाद दाहिने तरफ कितने अंक है, तो 3 अंक है, तो 3 को 0 बैठा दीजिए यहाँ पे। 3 को अंक था, 3 को 0 बैठा दें। योगफल पूछा दोस्तों, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस चिन्ह। तो जोड़िएगा दोस्तों, दोनों का जोड़िएगा जब, तो कितना आ जाएगा, तो 0 का 0, 0 का 0 दोस्तों, 2 आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा 2, 2020 आ जाएगा दोस्तों। 20 और 2000 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2020। तो 24 2 में स्थानीय मानों का योगफल 2020 हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, 24 में 2 का। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हर रोज ऐसा वीडियो देखने के लिए। लास्ट में मैं हर रोज 4 मैथ का क्वेश्चन कराता हूँ।